कुमार चैनल से सोसाइटी रिलीजियस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में फिर मैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया, जो खासकर बीपीएससी बीएसएससी एग्जामिनेशन इस सब में कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाने की संभावना है। और इसी के तहत मैंने अपना सामान्य बेसिक विज्ञान का पार्ट वन लाया था और उसी का ये दूसरा भाग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है पिछले वीडियो की तरह ही है कि सामान्य बेसिक विज्ञान। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में पार्ट वन में जाना था, उसी का अगला पार्ट आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसका सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 ईस्वी में किया था, 1974 में। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और इसका कोडवर्ड या नाम क्या रखा गया था? इसका कोडवर्ड नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण। फिर सवाल एक बनता है यहाँ पर, दूसरा परमाणु परीक्षण जो है भारत का वो कब किया गया? दूसरा परमाणु परीक्षण भारत का है वो किया गया 1998 में। और इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्हीं के समय ये परीक्षण किया गया। और इस परमाणु परीक्षण का कोडवर्ड जो है वो रखा गया शक्ति 98। ये चीज़ हमको याद रखना है। स्माइलिंग बुद्धा पहले का और दूसरे का शक्ति 98। ये दोनों इस भारत में अभी तक 2 बार ही परमाणु परीक्षण किए गए। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जैसे दूरी की हमारी इकाई सेंटीमीटर है, फीट है, मीटर है, किलोमीटर है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पार्सेक। ये हमको ध्यान रखना है। क्या है दूरी की सबसे बड़ी इकाई? अभी तक में ये है पार्सेक। और एक चीज़ और बता दूं कि कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि प्रकाश वर्ष जो है यह किस चीज़ का मात्रक है? तो देखने में तो प्रकाश वर्ष लगता है कि एक अलग टाइम इस चीज़ का मात्रक हो, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और पार्सेक भी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। लेकिन ये सबसे बड़ा है, उसके बाद प्रकाश वर्ष का स्थान आता है मात्रक में, वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी 3.26 प्रकाश वर्ष जो होगा वो 1 पार्सेक के बराबर होगा। मात्रक में आप रिवाइज कर सकते हैं कि मात्रक में हर चीज़ का ऐसा यूनिट निर्धारित किया गया है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, उसको हम लोग ऐसा यूनिट करते हैं। जैसे तापमान है, ताप है, तो उसका क्या है? केल्विन है। लेकिन ताप का हम लोग केल्विन जान रहे हैं, सेल्सियस जान रहे हैं, रोमर जान रहे हैं, फारेनहाइट समझ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? केल्विन एसआई मात्रक है। लंबाई का जो है एसआई मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। इस सब चीज़ों को आप दोहरा सकते हैं। एक सवाल कई बार पूछा जाता है, वो सवाल है कि किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूरी तक कैसे तय करें? कितने एंगल से उसको अगर हम थ्रो करें तो वो ज़्यादा दूरी तय करें? इसका सबसे ज़्यादा यूज आप देख सकते हैं गेम में भाला फेंक में होता है। जो आपका सवाल भी है कि भाला फेंक में किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया इस बार के ओलंपिक में? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। किस गेम में? तो भाला फेंक में, जिसको हम लोग इंग्लिश में जैवलिन थ्रो भी बोलते हैं। और उन्हीं के भाला फेंकने के याद में 7 अगस्त को, ये याद रखिए, करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जामिनेशन में, 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया और इसी दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में है। अब जो है कितने एंगल से फेंका जाए? इस भाला फेंक में जो जैवलिन थ्रोअर होते हैं वो काफ़ी एंगल का ध्यान रखते हैं। हाथ का जो एंगल है कितना बेहतर हो कि ज़्यादा दूरी तय करे। तो ये आपको याद रखिएगा, क्या पूछा गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री 45 डिग्री के अगर कोण बनाते हुए कोई चीज़ को थ्रो किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। दूरी तो सभी एंगल पर तय होगा, लेकिन इस एंगल से फेंकेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। और भाला फेंक वाले इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं जैवलिन। पाई के मान के बारे में आप लोग को पहले से पता है, तो ये भी याद कर लीजिए कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो पाई के मान की गणना सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक या गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। और ये मैंने पहले ही बताया कि आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह जो छोड़ा गया था इन्हीं के नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट। और मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में भी कब पहला उपग्रह भारत का, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह भेजा गया था आर्यभट्ट के नाम से। और आर्यभट्ट साहब ने ही सबसे पहले पाई के मान की गणना की थी, जो हम लोग याद करते हैं या जानते हैं 22/7। इसी को 3.14 भी हम लोग लिखते हैं।
सवाल है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम का प्रतिपादन किया? तो न्यूटन ने गति के कुल 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जो हम लोग 9th-10th में सब लोग पहले से पढ़े हुए हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। जो प्रथम गति नियम से हमें न्यूटन के क्या बल की परिभाषा मिलती है, द्वितीय गति नियम से हमें न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल के व्यंजक का प्राप्त, उसका मान प्राप्त करने की मदद मिलती है। और तीसरा जो है, जो काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। बॉल को जितने स्पीड से मैं इस पर थ्रो करूँगा, उतना ही स्पीड से, उतना ही पावर से वो वापस बैक होगा, और इस दिशा में करूँगा, उस दिशा के विपरीत दिशा में न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन ने गति का कुल 3 नियम दिया। और साथ साथ एक याद रखना है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वही आकर्षण में जब 2 वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उसे आकर्षण बल कहते हैं। लेकिन एक तरफ अगर ये पेन है और नीचे एक तरफ पृथ्वी है, तब इस पर आकर्षण लगेगा, तो इसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जब एक साइड से पृथ्वी है, इस पेन को छोड़ेंगे तो नीचे पृथ्वी खींचेगी, तो ये आकर्षण ही गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। और ये चुंबक ले ले, लोहा ले ले, दोनों एक दूसरे खींचे तो उसे गुरुत्वाकर्षण ही आकर्षण है। यही गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण में अंतर है। एक सवाल बराबर चर्चा में रहता है कि जैसे कई बार पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। लेकिन हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा अपकेंद्रीय क्या और अभिकेंद्रीय क्या है। जैसे कोई वृत्ताकार अगर जगह है और इस वृत्ताकार मार्ग पे अगर कोई चीज सफर कर रहा है तो, और वो रनिंग कर रहा है और वो अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, तो ऐसे बल को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर कोई ये चक्कर लगा रहा है और वो अंदर की ओर न करके बाहर की ओर बल लगा रहा है, तो वैसे स्थिति में इसको हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल। वो अभिकेंद्रीय था, यह अपकेंद्रीय, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई पत्थर को हम धागा से बांधते हैं और उसको ऐसे ऐसे नचाते हैं, तो जो ही आपका धागा हाथ से छूटता है तो पत्थर क्या अंदर की ओर आता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये हुआ अपकेंद्रीय बल। इसी थ्योरी पर हमारा वॉशिंग मशीन या मक्खन निकालने की थ्योरी काम करती है, यानी बाहर की ओर फोर्स लगता है। यानी अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत ये है जो वॉशिंग मशीन और मक्खन निकालने वाले मशीन में कार्य करता है। एक सवाल बराबर पूछता है और काफ़ी हल्का भी है, कई बार आप सुनेंगे कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, तो हल्का लेकिन इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो कार्य का जो ऐसा मात्रक है वो है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। और एक बात और ध्यान देना है कि ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही है, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है। गतिज ऊर्जा के बारे में कई बार सवाल पूछता है, तो गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की खास मूवमेंट यानी गति के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की खास पोजीशन, स्थिति, रुका हुआ और खास पोजीशन में रुका हुआ है, उसके कारण उसमें जो एनर्जी संचित होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को मैंने लंबा कर दिया, जैसे पकड़े हुए, स्प्रिंग और लंबा हुआ पकड़े हुए तो ये रुका हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है, क्योंकि जो ही हम छोड़ेंगे यह शुरू होकर छोटा हो जाएगा। बांध से रुका हुआ पानी, जो ही बांध टूटता है पानी स्पीड में फ्लो होना, ये सब स्थितिज ऊर्जा का। बच्चों का जो खिलौना आता है जिसमें चाबी भर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो चलना शुरू होता है, यानी चाबी दे दिए तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गया, उसके बाद चलती है। ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। लुढ़कता हुआ बॉल, दौड़ता हुआ आदमी, ये सब गतिज ऊर्जा। चर्चा करते हैं कुछ और नए सवाल पर। जैसे यह सवाल जो अब मैं बताने वाला हूँ पिछले सवाल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बराबर पूछा जाता है सवाल में कि डायनमो जो है या किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो जो है ये क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पूछता है मोमबत्ती के बारे में। इसी तरह डायनमो की तरह मोमबत्ती के बारे में पूछा जाता है, तो मोमबत्ती कैसे है? तो मोमबत्ती जो है वह रासायनिक ऊर्जा, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है जो किसमें बदल जाता है? यह बदल जाता है प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा। ये हमको याद रखना है। विद्युत मोटर के बारे में, तो विद्युत मोटर नाम से ही समझ सकते हैं, विद्युत मोटर है यानी विद्युत से चलेगा। तो यह क्या करेगा?
यह विद्युत ऊर्जा को बदलेगा किसमें? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी जब हम लाइन देंगे उसमें पहले विद्युत देंगे तब मशीन चलेगा, यानी विद्युत दिए तो यांत्रिक ऊर्जा चलेगी। इसी तरह विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब जाहिर है घर में जो हम लोग का बल्ब जलता है लाइट से, वो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें नाम ही, इसमें क्या देख रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो बदल के किसमें हो जाता है? प्रकाश और ऊष्मा आता है, बहुत से रोशनी भी आता है और थोड़ा सा बहुत गर्म भी हो जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा इसे दे सकता है। इसी तरह कभी कभी कि सितार से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो सितार जो होता है बजाने वाला क्या करते हैं, उसे हम लोग हाथ से बजाते हैं, यानी उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। और वो यांत्रिक ऊर्जा जब देते हैं तो क्या होता है? तो ध्वनि ऊर्जा निकलता है, आवाज़ निकलता है। तो सितार क्या हो जाएगा? सितार में परिवर्तन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। इस तरह ये 4-5 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे एक अगर याद कर सकते हैं तो लाउड स्पीकर का याद कर सकते हैं। लाउड स्पीकर जो हमारा माइक होता है, लाउड स्पीकर जनरली क्या करते हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उससे हमारा ध्वनि निकलता है, यानी विद्युत ऊर्जा से हम लोग ध्वनि ऊर्जा में प्रयुक्त करते हैं। तो ये इसमें से 2-4 जो है बराबर पूछा गया और ये 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो हैं कई सारे, लेकिन ये 6 को निश्चित रूप से याद रखें। ये ऊर्जा का परिवर्तन मैंने बताया। इसी तरह होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो पूरी तरह चेंज हो जाए, वापस अपने रूप में नहीं आए। और भौतिक परिवर्तन हुआ जो अपने रूप से चेंज होकर दूसरे रूप में जाएगा फिर वापस आ जाएगा। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हम ले सकते हैं, बर्फ को अगर हम लोग गलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पानी में बदल जाएगा। पानी को अगर फ्रिज में डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। फिर बर्फ को गर्म कर देंगे या नॉर्मल छोड़ देंगे फिर पानी बन जाएगा। यानी बराबर एक दूसरे के रूप में परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन कहलाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना, वाष्प से पानी बनना, यही भौतिक परिवर्तन। इसी तरह रासायनिक परिवर्तन ज़्यादातर पूछता है जो हमको याद है। जैसे एक है दूध से दही बनना, तो दूध से दही जब बन जाएगा तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। किसी कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, क्योंकि कागज़ अगर जल गया तो जला हुआ कागज़ फिर कागज़ के रूप में नहीं आएगा। ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। इसी तरह एक सवाल है जो पूछा, मैं वही सवाल की चर्चा कर रहा हूँ सामान्य ज्ञान में, जनरल साइंस में, कि जो पूछे गए और निश्चित रूप से तो सवाल आने हैं, आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल आने हैं। जैसे एक सवाल बराबर आता है कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट, ये हमको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है विद्युत का मात्रक क्या है? तो विद्युत का मात्रक क्या है? एम्पियर है। और एक बात बता दो कि शक्ति का मात्रक वाट है और शक्ति का एक और मात्रक है, उसको कहते हैं अशु शक्ति। शक्ति का 2 मात्रक हुआ, अशु शक्ति और वाट। दोनों में क्या संबंध है? ये भी पूछता है कि 1 वाट बराबर, ये बराबर पूछता है क्या? तो 1 अशु शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं क्या? HP, हॉर्स पावर, बराबर 746 वाट। तो ये भी हमको याद रखना है। क्या? शक्ति का मात्रक वाट है, अशु शक्ति भी है, दोनों है। और 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इसी का रूप अगर हम बदल दें वाट का ही तो क्या होगा? मेगावाट, W लिख देते हैं, किलोवाट, गीगावाट, जो भी है। तो ये सब किसका मात्रक है? ये सब का सब शक्ति का मात्रक है। लेकिन इसी में अगर हम समय को जोड़ दें, इसे शक्ति का मात्रक में, जैसे हम इसे कहते हैं मेगावाट को करते हैं मेगा वाट घंटा, या हम लिख दें किलो वाट घंटा। तो ये हमारा शक्ति का मात्रक नहीं होके ये हो गया हमारा क्या? ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, ये अगर हम लिख रहे हैं किलो वाट तो ये शक्ति का मात्रक है। ये चीज़ को समझना है, कई बार ये आने वाला चीज में से है। और इसी को हम कहें किलो वाट घंटा, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो गया, यानी समय जोड़ दिया तो ये हमारा ऊर्जा हो गया। इसी में जब 1000 किलोवाट घंटा होता है तो इसी को हम घरों में कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्चा हुआ, यानी 1000 किलोवाट बराबर 1 यूनिट। इतना बिजली जब खर्चा कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 यूनिट हुआ। मान लीजिए किसी के यहाँ 10,000 यूनिट किलोवाट घंटा खर्चा हुआ, यानी उसके यहाँ 10 यूनिट बिजली खर्च हुआ। उस सवाल और है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत शक्ति का किसने दिया था? मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया कि न्यूटन के साहब के द्वारा दिया गया था। फिर उसके यहाँ उनकी जो पुस्तक उन्होंने जारी किया था उसी में इसकी चर्चा की थी। कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। उनकी पुस्तक गुरुत्वाकर्षण में ये दिया गया है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है।
उसे आकर्षण बल कहते हैं। और जब दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है और वो किसी वस्तु को खींचे तो उसे आकर्षण नहीं गुरुत्वाकर्षण। जैसे ये पेन गिर रहा है, जैसे एक तरफ जमीन है एक तरफ पेन है, तो जब पृथ्वी है जमीन है तो ये गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। यही पर चुंबक और लोहा रहेगा तो उसे गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण तभी कहेंगे जब एक साइड पृथ्वी होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का संकेत जो है वो है कैपिटल जी, लेकिन कहीं कहीं स्मॉल जी रहता है, छोटा वाला जी। ये गुरुत्वाकर्षण बल का हुआ ऊपर वाला और छोटा वाला गुरुत्वाकर्षण त्वरण का हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो जी का मान बराबर पूछता है तो पूरे पृथ्वी के लिए कितना माना गया है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी पर माना गया है। लेकिन ये जी का मान घटता और बढ़ता रहता है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर नीचे जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा और घटेगा। जैसे पृथ्वी है 0 डिग्री विषुवत रेखा है और जानते हैं ऊपर टॉप में 90 डिग्री है, ये क्या है उत्तरी ध्रुव, नीचे फिर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो जब ध्रुवों पर हम जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान कहाँ होगा, ध्रुव पर, पोल पर पृथ्वी के सबसे ज़्यादा होगा दोनों साइड में। और पृथ्वी के बीच में जब विषुवत रेखा पे आएंगे तो ध्रुव जी का मान, स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान काफ़ी कम होगा। और ये जो 9.8 है ये दोनों का सबका औसत निकाला गया है। इसी तरह एक सवाल बराबर पूछा जाता है लिफ्ट से संबंधित। जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो वस्तु जो है या व्यक्ति कोई भी, उसका भार क्या हुआ, बढ़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि नीचे से जब ऊपर की ओर जाता है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। वही लिफ्ट जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो भार कम महसूस होता है, घटा हुआ भार महसूस। और लिफ्ट जब समान वेग से ऊपर नीचे अप एंड डाउन करे तो वस्तु के भार में किसी प्रकार का परिवर्तन महसूस नहीं होता है। ऊपर से नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट का अगर केबल या तार टूट जाए तो लिफ्ट अचानक टूट के नीचे की ओर गिरने लगे तो उसमें वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा और वस्तु जो होगा उसमें भारहीनता कन्वर्ट करेगा, यानी उसमें उसका कुछ भी वजन पता नहीं चलेगा, जीरो। एक सवाल बराबर और पूछता है जो मैं आपको बता दूं पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग, जैसे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पलायन वेग क्या है, या कभी कभी इसी सवाल को घुमाकर पूछा जाता है कि कितनी स्पीड से किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाए या किसी अंतरिक्ष यान को छोड़ा जाए तो वापस वो पृथ्वी पर नहीं आए, कितनी स्पीड से, तो वो स्पीड ही कहलाता है पलायन वेग, जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी चीज़ को, पत्थर है या अंतरिक्ष यान है, किसी भी चीज़ को अगर उतनी शक्ति से जनरेट करके ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो चीज़ पृथ्वी की जो एरिया है उस एरिया को पार कर जाएगा और वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। लेकिन उसका जो मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में होना चाहिए, यानी उसी को हम लोग पलायन वेग करते हैं, ये याद रखना है। इसी तरह पूछता है कि पास्कल किसका मात्रक है, डेसिबल किसका मात्रक है, तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है, प्रेशर का मात्रक है क्या, पास्कल। इसी तरह दाब का मात्रक क्या है, बार भी है। पास्कल और बार दोनों जो है वो दाब यानी प्रेशर का मात्रक है। और एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। दाब जो होता है वो हर जगह लगभग वायु द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा लगाया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के बारे में बराबर पूछता है कि वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापने का सूचक है बैरोमीटर। या कई बार पूछता है बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। और बैरोमीटर का और भी, बैरोमीटर के रीडिंग को पढ़ के अंदाज लगा सकते हैं मौसम के बारे में। बैरोमीटर का अगर जो पाठ्यांक है या मीटर जो है अचानक अगर नीचे की ओर आ जाए, अचानक नीचे की ओर डाउन हो जाता है तो माना जाता है कि आंधी तूफान आने वाला। और बैरोमीटर का जब धीरे धीरे नीचे आता है तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा होने वाली है। अचानक नीचे आएगा तो तूफान आने की संभावना मौसम विभाग द्वारा लगाया जाता है। और बैरोमीटर का मीटर अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो संभावना है कि बारिश होने की। और बैरोमीटर पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है जिसका मतलब है कि मौसम कल दिन में साफ रहने वाला है। तो बैरोमीटर की मदद से ये 3 तरह का पाठ्यांक हम लोग याद कर सकते हैं। अचानक नीचे आएगा तो तूफान आने की संभावना, आंधी तूफान। धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा की संभावना है। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहने की संभावना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है, इसलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और फिर अगले पार्ट में और साइंस का लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत